गीत धीर जी, जो प्रवक्ता हैं राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार, और सिद्धार्थ रजावत जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। क्या लगता है गीत धीर जी, हामिद अंसारी कोई बयान देते हैं, कुछ अपनी पीड़ा बताते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है भाजपा को और भाजपा के नेताओं को। सीधे सीधे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य बता देते हैं, आप सीधे सीधे हमला बता देते हैं कि भारत के विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है ये वास्तव में इस तरीके के बयान दे रहे हैं या फिर आप लोग इसको कुछ मुद्दा बना रहे हैं? जी गिज जी, आपके पास आते हैं। धीर जी, आपसे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, ऑडियो आपका सही नहीं मिल पा रहा है। फिर भी सिद्धार्थ रजावत जी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ जी, क्या लगता है कि जो हामिद अंसारी जी जो जिस तरीके के बयान देते हैं इनसे बचना चाहिए? वो उपराष्ट्रपति रहे हैं 10 साल पूरे भारत के, और इस तरीके के बयानबाजी, और जो यदि कोई संस्था ऐसी है जिस पर भारत में रोक लगी है या भारत के लिहाज से वो ठीक नहीं मानी जाती है, तो उसके आयोजन में पहुंचना ये कहां तक जायज मानते हैं आप? सिद्धार्थ जी। चलिए, लगता है सिद्धार्थ जी से भी कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम हो रही है। राजेश जौहरी जी, जिस तरीके से हामिद अंसारी जी का एक बयान आता है और बयान के पिछला थोड़ा सा फ्लैशबैक भी हम देखें, तो जो वो हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर जो वो बात रखते हैं या एक कम्युनिटी बेसिस पर फोकस करने की बात करते, क्या लगता है इस तरीके के बयानों से उन्हें बचना चाहिए था या फिर जो वो बयान दे रहे हैं हालात जैसे ऐसे ही हैं? इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है महेंद्र जी कि आज हामिद अंसारी जी कोई आम आदमी नहीं है, कोई नॉर्मल सिटीजन नहीं है। वो दो बार इस देश के दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के वाइस प्रेसिडेंट रहे, उपराष्ट्रपति रहे, तो उनको इस तरह की चीजें करना शोभा नहीं था। वो एक आम नेता नहीं है, राशिद अलवी जी कर ले चल जाएगा और कोई कर ले चल जाए, क्योंकि वो अभी उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कभी नहीं रहे हैं कि ये संवैधानिक की देखिए सेकंड हाईएस्ट पोस्ट पर रहे हैं। इनको बचना चाहिए। और एक बात है आपको आज बताए, आज सुबह की बात है, आज एक मिलिट्री ऑफिसर सुबह मिले थे और वो बता रहे थे 2015 में, यंग ऑफिसर है, वो पास आउट हो रहे थे आईएमए में, देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। तो थोड़ी सी अपन उस बात पे चर्चा इसलिए जरूरी है कि अंसारी जी का नेचर क्या है वो जानना जरूरी है हमको, राजनीति से हटके। तो वहां पर क्या हुआ कि उस पासिंग आउट सेरेमनी का सबसे पहले वहां पर जो एक दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम था, तो जैसे ही उनको बोला गया तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करूंगा, और उन्होंने कहा इसको हटा दो यहाँ से। तो उस दीपक को वहां से हटा दिया गया और फिर सेरेमनी हुई। आज भी वो ऑफिसर बता रहा था, सुबह की बात है, वो कह रहा था कि आज भी जितने उस बैच के ऑफिसर थे 500-700, वो हमेशा यही बोलते हैं कि इस आदमी को वहां तक पहुंच कैसे गया। ये एक बात। दूसरी बात ये है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनके बयान जो भी आते हैं उसको पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट तक में उसकी तारीफ होती है। ये हमको इस चीज से चिंता की बात है और इससे बचना चाहिए इनको। एक और बात है, आपने एनके सूद जो रॉ के ऑफिसर रहे हैं, आपने अगर देखा होगा, उन्होंने तो ओपन फोरम पे है, वो आज इंटरनेट पे मौजूद है, वो जो उन्होंने एक आरोप लगाया था उन्होंने और कुछ और रॉ के ऑफिसर्स ने, कि जब ये 90 से 92 तक एम्बेसडर थे तेहरान में, ईरान में अपने भारत के वो थे, राजदूत थे, उस दौरान हामिद अंसारी जी पर यह आरोप है इन रॉ ऑफिसर्स का कि उन्होंने ऐसी चीजें लीक करी, इतनी इंफॉर्मेशन लीक करी कि पूरा रॉ का नेटवर्क खत्म हो गया था ईरान में, और अपने कुछ लोग उनके अपहरण हो गए, उनके साथ बहुत दुराचार हुआ और काफी कुछ उनका नुकसान हुआ। और जो वहाँ की एजेंसी है सवाक, महेंद्र जी, जो वहाँ की जैसी अपनी रॉ है, जैसी अपनी आईबी है, वैसे वहाँ सवाक है, तो सवाक ने बहुत सारे अपने आधे दर्जन अपने जो रॉ के एजेंट थे उनका अपहरण किया, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है, पता नहीं चलता है क्या है, कोई डॉक्टर बन के रहता है, कोई कुछ बन के रहता है, कोई कुछ। उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई और उनका अपहरण हुआ और उनके साथ बहुत कुछ हुआ। अब एक और बात थी, बस एक छोटी सी बात और बतानी थी आपको, तो 3 बड़े बड़े मुद्दे और इनके साथ जुड़े हैं जो कंट्रोवर्सी जुड़ी है। एक तो इन्होंने 30 दिसंबर 2011 को, जब ये राज्यसभा में लोकपाल पर अंतिम बहस चल रही थी, बिल्कुल रात को 12 बजे आए, अपनी सीट पे बैठे, और उन्होंने जब बिल्कुल फैसला, मतलब बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि उस लोकपाल की बहस बहुत इंपॉर्टेंट थी, उस समय उन्होंने अचानक राज्यसभा को एडजर्न कर दिया। दूसरी बात, योगा डे जब था 2015 का, 190 देशों में प्रोग्राम हुए, सब जगह पे सब कुछ हुआ, और उसमें उपराष्ट्रपति जी शामिल नहीं हुए और उन्होंने अपने
बंगले में भी उसको नहीं कराया। ये बात, ये ना कांग्रेस की बात है ना बीजेपी की बात है, बात देश की है, इसलिए ये सारी बातें उनके बारे में यहाँ पे बताई गई। बिल्कुल, इतने सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, क्या लगता है कि हामिद अंसारी जी को ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां अमेरिका में वो पहुंचे हैं, एक तो जिस संस्था के या जो संस्था वहां पर होस्ट कर रही थी वो यहां दंगा फैलाने के आरोपी संस्थाओं में शामिल है, और उसके बाद हामिद अंसारी जी वहां जाते हैं या उनकी संस्था के आयोजन में शामिल होते हैं और फिर ऐसे बयान देते हैं। तो क्या सोचते हैं आप लोग कि क्या वास्तव में ऐसी परिस्थितियां देश के साथ हैं, या जो हामिद अंसारी जी कह रहे हैं उससे कांग्रेस थोड़ा सा अलग नजर आएगी, वो उनके व्यक्तिगत मत हो सकते हैं? सिद्धार्थ जी, चलिए। गीधीर जी, ऐसे मामलों से बचना चाहिए। इतनी बड़ी पोस्ट पर, इतनी जिम्मेदारी पोस्ट पर, देश के जो है शीर्षस्थ सेकंड पोस्ट पर आप रहे हों और फिर इस तरीके के बयान आए कि उस पर कटाक्ष लोगों को करना पड़े और फिर बात के थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके मुद्दे भी गिनाना पड़े, तो हामिद अंसारी के इस बयान से जो उन्होंने दिया है राष्ट्रवाद को या हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर, क्या सोचते हैं आप? महीन जी, मैं आपको भी नमस्कार करता हूं, राजेश जी को भी नमस्कार करता हूं, सिद्धार्थ जी को भी नमस्कार करता हूं, जनता को भी नमस्कार करता हूं और अपनी बात प्रारंभ करता हूं। जो आपने सवाल पूछा उसका उत्तर देखिए बहुत स्पष्ट है। वो असहिष्णुता की बात कर रहे हैं, इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं, और देखिए अपने को तो ये ध्यान रहता है कि हमने को कहाँ क्या बोलना है, लेकिन कहाँ बोलना है और क्या बोलना है और किस विषय पर बोलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए एक ऐसे इंडो अमेरिकन मुस्लिम मंच के साथ में, जिसके ऊपर आईएसआई के साथ में कनेक्शन और साठगांठ की जो है आरोप लगे हुए हैं, ऐसे एक संस्था और ऐसे एक मंच पर जाकर आप बात बोल रहे हैं असहिष्णुता की, एक धर्म के ऊपर एक आपने प्रहार किया है, और आप फिर भी देखिए आपके ऊपर सिर्फ बातें ही हो रही हैं। तो ये अपनी बात को स्वयं ही नकार रहे हैं। इंडियन जो हिंदुस्तान की उन्होंने बात करी है, यहाँ पर जो जनता की बात करी है उन्होंने, कितने टॉलरेंस है जनता में, तो साफ स्वयं ही उजागर हो जाता है। लेकिन देखिए जैसा कि राजेश जी ने कहा था, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से। अगर कमलनाथ जी बात करते और दिग्विजय सिंह जी जैसे आरोप लगाते रहते हैं, सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं या उसामा को जी बोल के आते हैं, तो कांग्रेस का तो आचरण रहा है, और कांग्रेस अभी भी इस बात को सपोर्ट कर रही है। ना केवल सपोर्ट कर रही है बल्कि उनके आचरण को सर्कुलेट कर रही है वीडियो फॉर्म में, और ये बात आगे से आगे बढ़ा रही है। क्योंकि जितनी राष्ट्र की विरोधी गतिविधियां रहती हैं उसमें कांग्रेस का हाथ लिप्त रहा है, हमेशा से इतिहास गवाह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं कि भाजपा का विरोध करते करते राष्ट्र के विरोधी हो गए हैं ये लोग। ये बात बहुत गंभीर है और जनता को ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए इस प्रकार के लोग जो हैं उप राष्ट्रपति के पद पर किस प्रकार से पहुंच गए, ये भी एक बहुत गंभीर बात है। देखिए उपराष्ट्रपति का जो दायित्व है और जो पद है वो बहुत ही संवैधानिक और गरिमामय पद है। उसके ऊपर यूपी की गवर्नमेंट में किस प्रकार से सोनिया जी इनकी और राहुल जी के नेतृत्व में इस प्रकार के लोग 2 बार उपराष्ट्रपति का जो है पद संभाल रहे हैं, ये गंभीर विषय है। 2014 के बाद में देखिए जो सही मायने में मैं कहता हूं कि देश आजाद हुआ है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि टुकड़े टुकड़े क्या जिस तरीके से कहा गया है। ये देखिए वहां पर सलमान खुर्शीद जी जो है किताबें लिखते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक देश जहां आप रह रहे हैं, जहां से आपको प्यार मिल रहा है, जो सर्व सम्मान की भावना लेकर चलता है, सर्व धर्म सम्मान का हमेशा एक मैसेज देता है, यहाँ पर आप चलिए गिरधीर जी अभी आपको थोड़ा रोकेंगे। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे समझते हैं। जितेंद्र जी, हामिद अंसारी जी का एक बड़े प्लेटफॉर्म से एक बयान आना, देश को बांटने को लेकर आना, हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर आना, कितना जायज मानते हैं आप? कांग्रेस फिर भी समर्थन करती है ऐसी बयानबाजी का? देखिए, देश के हित से, राष्ट्र भक्ति की भावना से अलग कोई भी बयान हो उसको कांग्रेस कभी समर्थन नहीं देती है। रहा सवाल ये जो बयान है इसको अब विश्लेषण करने की जरूरत है, और मेरा तो ये सवाल है कि आज सरकार के ऊपर विश्वसनीयता का संकट खड़ा है। क्यों हर कोई सरकार के ऊपर आरोप लगाता है? तो कहीं ना कहीं सरकारों का काम ये होता है कि सांप्रदायिक ताने बाने को, सामाजिक ताने बाने को बचा के रखना, और निश्चित तौर पर इस सरकार के समय ये संकट तो खड़ा हुआ है। अगड़ा पिछड़े से सहमत नहीं है, पिछड़ा अगड़े से सहमत नहीं है। जो एक देश की
अनेकता में एकता वाली जो बात होती है उसको कहीं ना कहीं संकट खड़ा हुआ है जब से ये सरकार में आए हैं, जब से इस तरह की बातें क्यों सामने आती है। ये सवाल सरकार के ऊपर भी है, सरकार को जवाब देना चाहिए। आज अगर कोई अभिव्यक्ति करता है तो उसको लेकर राष्ट्रद्रोह कहा जाता है। हम अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? हम अगर विकास को लेकर सवाल पूछते हैं तो हमें देशद्रोही करार दे दिया जाता है। मेरा ये कहना है कि राष्ट्र के लेकर के यदि खंडित करने वाला या राष्ट्र की अस्मिता को लेकर के, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई भी बयान देते हैं, उनके साथ हम खड़े नहीं है और उनके हर बयान की निंदा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सरकार को भी तो उठाना पड़ेगा कि ऐसे कौन से उनके स्टेप, ऐसे कदम उनके रहते हैं जिसको लेकर के आज समाज के, देश के हर वर्ग में एक ऐसा वातावरण बना हुआ है जिसको लेकर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। भाजपा का तो सीधा आरोप है कि कांग्रेस नेता जो है देश को बदनाम करते हैं या ऐसी बातें करते हैं जिससे हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर प्रश्न चिन्ह लगे। तो जब हिंदू राष्ट्रवाद की बात यदि होती है तो क्यों बोलते हैं हामिद जी कि हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है, असहिष्णुता फैलाई जा रही है? इन सब बातों को क्या मायने हैं? 10 साल उन्हें जो है उपराष्ट्रपति बनाए रखा, इसके बाद भी आप देखें कि इस तरीके के बयान, यही तो कह रहे हैं भाजपा के लोग कि आप सर्वोच्च पद पर रहे देश के, और उसके बाद आज आपको ये समझ में आ रहा है कि हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, उस पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जितेंद्र जी, नहीं, देखिए, सवाल मैंने पहले कहा आपसे कि अगर राष्ट्र की अस्मिता पे, राष्ट्र के अस्तित्व पे, राष्ट्र की सामाजिक संरचना पर कोई सवाल खड़े करेगा तो उससे सहमत कांग्रेस कभी नहीं रहेगी, वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये भी तो उठता है, क्यों इसके पहले भी तो सरकारें रही, इस देश में क्या हुआ? इस देश से हमेशा विकास की गति पकड़ी है, इस देश ने विकास के रास्ते पर चलना हरदम स्वीकार किया है। लेकिन अब क्या हुआ है 2014 के बाद से, जब से ये सरकारों में आए हैं, जब से आप देखिए लगातार इस तरीके की बातें क्यों हो रही हैं? कहीं ना कहीं आपके पास समदृष्टि का अभाव है, कहीं ना कहीं आपके पास इस देश के प्रत्येक नागरिक के लेकर जिम्मेदारी का अभाव है। जब इस तरीके की बातें उठती, सरकार को एक बार अपने दामन में भी झांकना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई गलती हो रही हो। मैं इस बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। ठीक बात है गिरधीर जी, समदृष्टि का अभाव है सरकार के पास, ये थोड़ा सा सवाल, बीच का सवाल उन्होंने दिया है जितेंद्र जी ने। बाकी यदि उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद को लेकर कोई प्रतिक्रिया है और गलत है तो उसका समर्थन नहीं करते हैं, वो हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ नेता करते हों, लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी जैसे नेता नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कि समदृष्टि का अभाव है? सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं सरकार पर और सरकार की मंशा पर या सरकार की कार्यप्रणाली पर? देखिए, हमीद अंसारी एक व्यक्ति ना होके बल्कि एक सोच है। ये जो सोच है ये बड़ी खतरनाक है और इस सोच के ऊपर हिंदुस्तान में तो पहले कोई भी ध्यान नहीं देता था। शायद इसलिए उन्होंने एक ऐसा मंच चुन लिया है जिस मंच पर जाकर हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हैं, जनता का ध्यान आकर्षित कर लें। लेकिन गंभीर बात यह है कि कांग्रेस के टाइम पे, यानी कि यूपीए सरकार के टाइम पे 2 बार वो एक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, जो कि बहुत गंभीर बात है। देखिए, माननीय मोदी जी का विरोध जो है कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी बुराई जो है वो उनके ऊपर इतनी भारी हो गई। देखिए, सर्व धर्म के, जैसे मैंने बात करी थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो भी निर्णय लेती है, हम ट्रिपल तलाक की बात करें तो मुस्लिम महिलाओं के लिए देखिए वो योजना लाई गई है। हम तो सबके लिए बात करते हैं, पिछड़े को, हम अनुसूचित जाति को, जनजाति को, हम सारे समाजों को साथ में लेकर चलते हैं। किसी भी वर्ग का हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे अमीर हो, सबको लेकर हम तो सम्मान भाव से देखते हैं। हम तो अंत्योदय की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सबका साथ और सबका विकास की अगर बात देखें तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में तो ये अभी आया है, मगर आप भगवत गीता में पढ़ेंगे तो सर्वधर्म सम्मान की जो बात की गई है, हमें जो है क्या कर्तव्य निभाने, वो सब यही है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो इस प्रकार की कभी नीतियां और ये सब रही नहीं है। जहां तक कि 2014 की बात की गई, कि अभी की बात की गई, ये देखिए 2014 में असली मायनों में देश आजाद हुआ था, क्योंकि हम अपनी गोलियां, बंदूकें खुद बना रहे हैं। आप जवाब दीजिए मुझे, कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र जी का मैं आदर करता हूं, लेकिन जितेंद्र जी आप ही मुझे बताइए कि टिफिन बम आपने कितनी बार सुना कि 2014 के बाद में टिफिन बम फटा हो कहीं पे, या आपके रेलवे बॉम्बे में जैसे लोकल ट्रेन में चलना मुश्किल हो गया था, दिल्ली में
बम ब्लास्ट हो रहे थे। मध्य प्रदेश में गुंडा राज इतना बढ़ गया था क्योंकि आप अपनी गोलियां खुद बनाएंगे तो उसकी खपत होगी तो आपकी सरकार ही उपलब्ध करवाएगी। पहले क्या होता था कि एंटीनो माइनो, यानी कि मैं सोनिया गांधी जी की बात कर रहा हूं जो कि उनका उपनाम है, या प्रियंका रॉबर्ट, इन लोगों के जो बाहर से कॉन्टैक्ट है सबको मालूम है। किसको नहीं मालूम कि कांग्रेस ढूंढ करती है और किस प्रकार से एक सोच वाले व्यक्ति को लाकर उप राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया जाता है, वो भी 2 बार। क्या ये निजी फायदे के लिए नहीं है? और इंटॉलरेंस की फिर बात की जाती है तो इंटॉलरेंस ही तो है जो आज भी हम बात कर रहे हैं और इज्जत से नाम ले रहे हैं क्योंकि संवैधानिक पद पे रहे हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक, मैंने जैसे बताया कि ये हमीद अंसारी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। देखिए आप दिग्विजय सिंह जी सेना के ऊपर जो है सवाल उठाते हैं, निश्चित रूप से ये मानसिकता क्या उजागर करती है। दिग्विजय सिंह जी के अलावा कमलनाथ जी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, लेकिन क्या बात बोलते थे हिंदुस्तान के लिए? हम बोलते थे हिंदुस्तान महान नहीं बदनाम है। ये जो है ये विचार कांग्रेस पार्टी के लोगों के मुंह से ही क्यों निकलता है? क्योंकि इनके मन में राष्ट्र प्रेम की कोई भावना नहीं है क्या? राष्ट्र प्रेम क्या इनको नहीं आता है? अभी देखिए हनुमान चालीसा की यहाँ पर इन्होंने कार्यक्रम किया था, उसमें महिलाएं जो है हाथ में हनुमान चालीसा लेकर और पैरों में जूते पहनकर हनुमान चालीसा, तो जो है जो भावना है वो सामने दिखती है। और कांग्रेस पार्टी के समय ही ऐसी क्यों गलतियां हुई हैं? चाहे हम बात कर लें पुराने उठा के नेहरू जी के समय से, तो धारा 370 की बात कर लें, क्यों लगाई गई थी? क्यों जब वो टेम्पररी एनेक्शर उसमें 35A था तो क्यों नहीं हटाई गई? राजेश जी से भी थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ जी राजेश जी कह रहे हैं गीत धीर जी कि कांग्रेसी नेता क्यों ऐसा कुछ करते हैं जो ऐसा विषय बन जाते हैं कि राष्ट्रवाद को लेकर बन जाए, कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर बन जाए, तो ऐसी बयानबाजी या फिर ऐसा हम समझें कि ऐसे ट्वीट या ऐसा कुछ स्टेटमेंट कुछ भी ये समझा जाए कि कांग्रेस नेताओं की तरफ से आता है, ऐसा गीत धीर जी का कहना है। जबकि जितेंद्र मिश्रा जी का सवाल है कि ठीक है यदि राष्ट्रवाद को लेकर उन्होंने कुछ बोला है तो उसका समर्थन नहीं है, लेकिन चिंता समदृष्टि की है, सरकार की समदृष्टि से नहीं देख रही है। तो इनको थोड़ा सा एक एनालिसिस के तौर पर आपसे समझेंगे कि क्या हो सकता है एक्सपर्ट व्यू। बहन जी, जैसा जितेंद्र मिश्रा जी चूंकि विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको पूरा अधिकार है सरकार की कार्यप्रणाली और जो पक्ष होता है उसके खिलाफ पूरी बात करने का, अभिव्यक्ति की पूरी आजादी होती है विपक्ष के पास। और उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात की कि राष्ट्रवाद का विषय है तो हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे, पर ऐसा क्यों हो रहा है 2014 के बाद से। तो आज का जो अपना विषय है, आज का विषय 2014 के बाद क्या हुआ है ये नहीं, आज का विषय सिर्फ हामिद अंसारी है। ठीक बात। हामिद अंसारी 2014 के बाद बिगड़ गए ऐसा नहीं है। वो तो 90 से 92 जब एम्बेसडर थे उस समय मिश्रा जी अपने साथ जुड़े नहीं थे जब अपनी पहली बार बात हुई थी। जब 90 से 92 तक ईरान के एम्बेसडर थे उस समय जो उनका कारनामा था, आपको बताएं, ये गीत धीर जी और इनकी बीजेपी और इनकी जो एनडीए है, की गलती ये है कि जब रॉ के ऑफिसर्स रिटर्न में पूरे के पूरे ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें दे रहे हैं तो ये कार्रवाई क्यों नहीं करी इन्होंने। होता क्या है कि बीजेपी की भी कथनी और करनी में अंतर ये दिख रहा है कि आपको मालूम है कि इसके ऊपर ये इल्जाम है तो आपने उसके ऊपर क्यों नहीं वो केस लगाया, क्यों नहीं उनके खिलाफ वो मुकदमा लगाया। तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। और एक बात और ध्यान आ गई अभी कि 26 जनवरी 2015 को जब बराक ओबामा अपने यहाँ राजपथ पर चीफ गेस्ट थे, उस दौरान भी यही गड़बड़ करी थी इन्होंने, हामिद अंसारी जी ने, कि सब लोग तो सावधान खड़े थे और कुछ लोग सैल्यूट कर रहे थे, पारिकर जी, मोदी जी और आपके एक और बराक ओबामा वहीं खड़े थे, तो ये लोग सैल्यूट कर रहे थे। पर हामिद अंसारी जी ने सैल्यूट करना तो दूर है, सीधे भी नहीं खड़े हुए और उन्होंने सावधान भी नहीं हुए जब जो अपना राष्ट्रगान गाया गया। तो ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में है। ये जो अपन एक भी बात ऐसी नहीं करेंगे अपन यहाँ पे, और जितनी भी बात इससे पहले भी हमने बताई है, तो उसमें कहीं भी एक भी बात ऐसी नहीं है कि जो अपने मन से कहीं से कही गई है। तो आज का विषय है, जितेंद्र मिश्रा जी सही कह रहे हैं कि कांग्रेस, बीजेपी या एनडीए की जो गवर्नमेंट है इसकी जिम्मेदारी है, मोदी की जिम्मेदारी है, शिवराज की जिम्मेदारी है कि वे सबको साथ लेके चलें, समावेशी रहें, कहीं पे कहीं और अगड़े और पिछड़ों के बीच में जो गड़बड़ है वो ना हो, हिंदू मुस्लिम के बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है वो ना हो। मुद्दा तो हामिद अंसारी है। आज हामिद अंसारी की हर एक नहीं है, इतनी सारी घटनाएं हैं। अगर घटनाओं पे अपन बात करेंगे तो कम से कम 40-45 मिनट का एक लेक्चर हो जाएगा अपना सिर्फ इस बात पे कि अंसारी जी ने क्या क्या अभी तक किया है। अच्छा, आप देखिए जिन्ना जो है, जिन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जिसके कारण पाकिस्तान बना। अब जिन्ना की फोटो जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हटाई जा रही थी
तो जो कुछ लोग विरोध करने वाले थे उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हामिद अंसारी जी थे। अब अच्छा। आखिरी बात जो आपने पूछी है महेंद्र जी, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सबको मालूम है। आपने हाल ही में सुना होगा अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। और हालांकि सेम बात जॉर्ज फर्नांडिस ने भी कही थी जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। आप दोनों बयानों को, अगर दोनों बयानों की वीडियो देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों की जो उनकी निशाना कुछ और था। दोनों का निशाना, एक का निशाना वोट बैंक और एक का निशाना एक्चुअल भारत को बताना है कि पाकिस्तान बहुत कमजोर शत्रु है, हमारा मेन शत्रु चीन है, क्योंकि चीन ही पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अगर चीन को हम हरा पाते हैं तो इस स्टेटमेंट के कई मायने निकाले जा सकते हैं हामिद अंसारी के। जी, ठीक बात है। चलिए, विषय बहुत बड़ा है, चर्चा तो बहुत सारी अभी और भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। हम आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करेंगे।